तो ये अपने आप को इस बात का बड़ा शो करते हैं कि मैं हाफिजुल कुरान हूँ। उस चीज़ से ये कुरान की आयतें अक्सर कोट करते हैं अपनी स्पीचेस में। जहाँ तक इनका पर्सनल लाइफ है, इनका 2 बेटियां एक बेटा है। वो बेटा जो है वो दिव्यांग है, लेकिन ये अपने आप को एक इस्लामिक जर्नल शो करते हैं। दोस्तों नमस्कार, दैनिक ट्रिब्यून की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का ये विशेष कार्यक्रम है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक के हालात। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, RK कौशिक जी, रविंद्र कौशिक जी, जो सीनियर IAS अधिकारी हैं और फरीदकोट से बतौर कमिश्नर रिटायर हुए हैं। वे पंजाब सरकार में कई अहम पदों पर रहे हैं और सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो पाकिस्तान पर अपनी विशेषज्ञता के कारण बड़े माने जाते हैं। MPhil के दिनों से इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान को जानने में बहुत रहा है। इनका डिसर्टेशन भी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है और अब तक ये करीब 100 आर्टिकल पाकिस्तान पर लिख चुके हैं। इनकी अपनी निजी लाइब्रेरी के अंदर ही हज़ारों किताबें केवल पाकिस्तान पर ही हैं और भी ये वहाँ के फ़ौज, वहाँ की राजनीति, वहाँ के समुदायों के बारे में बड़ा बारीकी से जानते हैं। आइए अब हम इन्हीं से जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब कैसे हालात हैं और वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की क्या हालत है और सियासी हालात कैसे हैं। हाँ जी कौशिक साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात हैं पाकिस्तान में, दरअसल हमें अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि पाकिस्तान में पावर जो है, जो सत्ता जो है, वो वहाँ पे फौज के पास है और फौज की आगे एक इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। फौज और ISI मिलके पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं जी। हमें ये बात नोट करनी चाहिए कि वहाँ पे जो राजनीतिक लीडर हैं, वो चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, वहाँ पे उनके पास दरअसल उस तरह की ताकत या उस तरह की पावर नहीं है जिस तरह की एक लोकतांत्रिक देश में पावर का एक मुखौटा है, एक तरह से पावर का एक मुखौटा है जी। अब उसमें एक जो बात डॉक्टर साहब है वो ये है कि वहां पर कुछ एरियाज पाकिस्तानी फौज ने नो गो एरियाज बना दिए हैं सिविलियन पॉलिटिशियंस के लिए, जो वहां के राजनीतिज्ञ हैं, वो चाहे कोई भी हो। जैसे कश्मीर या भारत के साथ संबंध, चीन के साथ संबंध, मध्य एशिया में संबंध, अमेरिका के साथ संबंध, या उनकी रक्षा नीति या उनकी विदेश नीति या उनके जो रक्षा बजट है वो, और उसके बाद अब यहाँ तक के प्रेस, मीडिया, सोशल मीडिया और यहाँ तक के फाइनेंस भी जो है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी पाकिस्तान की फौज कंट्रोल करती है। जो प्रेजेंट सेटअप है वहां पे उन्होंने लगाया हुआ शहबाज शरीफ का, उसमें जो वित्त मंत्री है वो फौज ने अपॉइंट किया है। हबीब बैंक का चेयरमैन होता था औरंगजेब खान। असली सरकार वहां फौज ही है, असली सरकार जो है वो फौज है। और जैसे आपने कहा मुखौटा, वहां पर जो राजनीतिज्ञ हैं वो एक मुखौटा है, उनकी पावर बहुत कम है। कोई भी समझदार विदेश मंत्री या विदेश में कोई भी देश ये जानता है कि दरअसल सारी सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है वो फौज के पास है। लेकिन अब ऐसा है कि वहां फौज ने ही ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत पर कुछ हमले किए, असफल हमले, वो फौज ने ही किए। लेकिन वहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालत है, अपने लोगों को तो बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने ऐसे शो किया हुआ है, ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल की है और बड़ा झूठ पे बेस्ड उनका नैरेटिव है। यानी वो जो लोगों को बता रहे हैं वो बातें सच नहीं है, लेकिन वो ऐसे शो कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई बहुत सफलता हासिल की है, कोई बड़ी जीत हासिल की है भारत पे, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। और वहां पर जो समझते हैं और जिनको ये पता है कि सच्चाई क्या है, वो जानते हैं कि भारत की सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारतीय फौज ने उन पर जिस तरह के हमले किए हैं
वो पहले पिछले कुछ वर्षों में कभी नहीं हुए, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि 1971 के बाद अगर कभी कोई इस तरह का जवाब पाकिस्तान को मिला है तो अब मिला है। जो इससे हमने पहले 9 ठिकानों पे, आतंकी ठिकानों पे, उनके हेडक्वार्टर पे जी हमले किए हैं, जी 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 उससे पाकिस्तान में ये आतंक का नेटवर्क है वो कितना प्रभावित हुआ है? देखें, ऐसा है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि आतंक की तो वहां फैक्ट्री लगी हुई है। वहां पर कुछ एक सिंबॉलिकली कुछ तो ये लीडर और कुछ उनके एक्टिव वर्कर जो हैं वो मारे गए हैं, जो भारत में विभिन्न आतंकवादी हमलों में शामिल थे। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, दरअसल वो फिर हमारी कल्पना होगी, जिसे उर्दू में तसव्वुर कहते हैं। क्योंकि वहां तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर कुछ सामान कम हो जाए तो और आ जाता है। तो वहां और आतंकवादी बहुत हैं और उन्होंने ये लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जमातुल दावा इस तरह के बहुत ज्यादा बना रखे। इसमें डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें, थोड़ी सी बैकग्राउंड में मैं जाना चाहूंगा। ये सारी कहानी शुरू हुई 1978 में, लेकिन जब सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान में आई उस वक्त फिर जनरल जियाउल हक ने बहुत ओपनली ये इस तरह की आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दिया। और वो इतने ज्यादा हैं कि वो जब अफगानिस्तान में खत्म भी हो गई लड़ाई, सोवियत चला भी गया, तो उन्होंने वो सारे कश्मीर की तरफ मोड़ दिए। और ये पाकिस्तान की एक स्टेट पॉलिसी है जिसमें आतंकवादियों को ये इस्तेमाल करते हैं, पालना पोषना, पालते हैं, गाइड करते हैं, ट्रेंड करते हैं और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। सो कुछ असर तो जरूर हुआ है और एक संदेश गया है उनको कि अगर वो भारत में आतंकवादी हमले करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है वो बहुत ज्यादा है और उनको इस तरह का नुकसान और इससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहें कि इससे आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, वो नहीं, वो तो फिर अभी। अच्छा, इसमें जो जितने उग्रवादी मरे हैं 100 से भी ज्यादा, जी जी, तो इनमें पाक फौज का बड़ा रोल देखा गया है, चाहे वो अर्थियों को कंधा देना हो, जनाजों को, या कुछ और उस तरह का उनके पाकिस्तान का झंडा उनके ऊपर डालना हो। इसको आप विश्व समुदाय कैसे देखेगा? देखिए, विश्व समुदाय को तो पता ही है कि ये पाक फौज के एसेट्स हैं, ये उनके गहने हैं, ये उन्हीं को ट्रेंड करती है पाक फौज और पाक फौज के ही ये जो हैं साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बात से और क्या इसका उदाहरण चाहिए कि पाकिस्तान का एक लेफ्टिनेंट जनरल या पंजाब पुलिस का आईजी और वहां पे उनके सीनियर ऑफिसर्स एक आतंकवादी को जब सुपुर्दे खाक कर रहे हैं और उसकी नमाजे जनाजा में वो खड़े होके वो नमाज पढ़ रहे हैं, ये तो इससे तो ये साबित ही होता है ये इस चीज का कि वो इनके साथ हैं और वो इन्हीं का एक हिस्सा हैं। सो इनको पाकिस्तान की फौज जो है वो इनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है और पास्ट में भी उन्होंने किया है और अब भी ये इस बात के हमें उदाहरण मिलते हैं कि उन्होंने इनकी पूरी मदद की है। हाँ, अच्छा कौशिक साहब, एक बड़ा उसके बारे में बोला जाता है, पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं जनरल आसिम मुनीर, कि वो बड़ा आधा पागल आदमी है, अपने आप को जिहादी भी बोलता है। जी देखिए, जनरल आसिम मुनीर का ऐसा है कि अगर थोड़ा सा इनका बायोडाटा हम देखें, ये विकीपीडिया और गूगल में तो इतना ठीक नहीं है कि ये इनका जन्म 6 जून 1966 को हुआ रावलपिंडी में। ये 1986 25 अप्रैल 1986 को ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला जो है ये पाकिस्तान का जो कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान ने जो कब्जे में लिया हुआ है, वहाँ मीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में उनकी फर्स्ट कोर का हेडक्वार्टर है मंगला में। तो वहीं पे जनरल जियाउल हक ने ये स्कूल खोला था, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल। तो उसमें इन्होंने जो है अपनी ट्रेनिंग 10 महीने की ट्रेनिंग होती है, जबकि पाकिस्तान आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो 12वीं के बाद 2 साल की होती है, जो एबटाबाद में है, जो जहां पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, उसे काकूल कहते हैं। लेकिन ये शॉर्ट ट्रेनिंग होती है 10 महीने की। ये 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद ओटीएस से 25 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान फौज में गए। इसमें भी कोई सच्चाई है कि ओटीएस का ये अकेला बंदा है जो जनरल बना है? नहीं, ये तो है उनकी जो 10 कोर का कमांडर है, वो भी आजकल लेफ्टिनेंट जनरल जो रावलपिंडी में कोर है वो भी ओटीएस का ही है। तो उनके ओटीएस के कुछ ऑफिसर्स हैं उनकी आर्मी में अब, लेकिन अब ओटीएस बंद हो गया है। फिर 1995-96 के बाद इन्होंने बंद कर दिया था, अब ओटीएस नहीं है। तो ये ओटीएस से आया, ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का रेगुलर नहीं है। और वहां इस बात का भी फर्क गिना जाता है
कि भी ये है। और जहां तक इनका पर्सनल लाइफ है, इनका एक बेटा जो रिपोर्ट्स हैं वो स्पेशल चाइल्ड है, तो हो सकता है आप उस एंगल से कह रहे हैं कि जीन्स। अच्छा, दिव्यांग जो हमारे यहाँ हाँ, दिव्यांग आप बोलते हैं, वो दिव्यांग है। एक इनका 2 बेटियां एक बेटा है, वो बेटा जो है वो दिव्यांग है। लेकिन ये अपने आप को एक इस्लामिक जर्नल शो करते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि ये जब लेफ्टिनेंट कर्नल थे सऊदी अरेबिया में, 2001-2 की बात है, उस टाइम ये इन्होंने कुरान को, हाफिजुल कुरान है, यानी इन्होंने कुरान को कंठस्थ किया हुआ है। तो ये एक ही आर्मी चीफ हुए हैं पाकिस्तान के जिन्होंने कुरान को कंठस्थ किया है, हाफिज हैं। तो ये अपने आप को इस बात का बड़ा शो करते हैं कि मैं हाफिजुल कुरान हूं, और उस चीज से ये कुरान की आयतें अक्सर कोट करते हैं अपनी स्पीचेस में, और ये दिखाते हैं कि मैं बड़ा जो है मुझे बड़ी इस्लामिक। 16 अप्रैल को इन्होंने जो भाषण दिया वो भी इसी तरह का था। देखिए, 16 अप्रैल का भाषण जो था, जो पाकिस्तान के लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में रहते हैं, वो इसने ये दिया था कि वो भारत को एक मैसेज दे रहा था ये कि इसके दिल में कितनी नफरत है भारत के प्रति, और बार बार ये हिंदू वर्ड बोलना। कहीं ना कहीं 22 अप्रैल के बीज भी थे पहलगाम हमले के। देखिए, ये बात अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इसी के लेवल पे क्लियर हुआ था, वो जनरल आसिम मुनीर के लेवल पे ही क्लियर हुआ था, तब वो जाके हमला हुआ। अदरवाइज वो ऐसे आतंकवादी हमला नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान आर्मी की और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की पूरी सपोर्ट ना हो। हाँ, उसने बोला था मेरी सहार रग है। हाँ, वो जगलर वेन वो कहते हैं, वो ये उनके डायलॉग हैं, ये तो वो कहते ही रहेंगे वो। पर दरअसल ये बात है कि ये अपने आप को एक इस्लामिक जर्नल बताना चाहता है, और जिसकी भारत के प्रति बड़ी नफरत है, और उस नफरत के बिना पर ये भारत के खिलाफ तरह तरह की मुहिम जोरी करता रहता है। जी, जो नूर खान एयरबेस पे पाकिस्तान के हमला जी किया गया था हमारी तरफ से, जी, ब्रह्मोस मिसाइलें उसमें लगी हैं, उसमें बड़ा डैमेज हुआ है। सुनने में ये आ रहा है कि उसमें कोई एटॉमिक रिसाव की, रेडिएशन की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। नूर खान बेस में तो शायद रिसाव इतना नहीं हुआ जितना सरगोदा में किराना हिल्स है एक। हाँ जी, सरगोदा से 22 किलोमीटर दूर, वहां पे इनके न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं, जो इनके डिलीवरी सिस्टम है, जहां से वो बॉम्ब को लेके जाते हैं किसी पे अटैक करने के लिए, और जहां पे बॉम्ब है, जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि किराना में शायद थोड़ा कुछ रिपोर्ट्स हैं कि हाँ जी, कोई फैसिलिटी डैमेज हुई है। अब ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, और उससे थोड़ा दूसरा जो जहां पे लग रहा है, जैसे आपने कहा नूर खान एयरबेस, वहां भी इनके स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हेडक्वार्टर है, और वहां पे इनकी काफी डिटेल्स हैं नूर खान की। नूर खान और सरगोदा में किराना हिल्स दोनों जगह पे ही इनका जो है वो डैमेज हुआ है। इसमें कोई न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो हिट हुए हैं, और इनको एक मैसेज भी गया। हालांकि भारत की तो ये इंटेंशन नहीं थी हिट करने की, लेकिन इनको ये पता लग गया कि इनके जहां न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो इन्होंने न्यूक्लियर किया है, परमाणु बोगी एक बना रखी है, और उसके आड़ में ही आतंकवाद फैलाते हैं, वो इनको ये एक मैसेज चला गया है कि ये आपके जो एसेट्स हैं वो हमारी नजर में है, हमें मालूम है कि आप कहाँ पे ये रखते हो। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि जिस दिन ये हमला भारत की तरफ से किया गया 9 मई को, उस वक्त आसिम मुनीर वहीं था नूर खान में और एयरबेस में, और बंकर में कहीं 3 घंटे छिपा रहा। डॉक्टर साहब, जो ये रिपोर्ट्स हैं वो इसका घर जो है वहां से 14-15 किलोमीटर दूर है, तो ये हो सकता है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जब वो हिट लगी तो उसके बाद फिर इसे शिफ्ट किया उन्होंने किसी बंकर में कुछ घंटों के लिए, जब तक इनको ये नहीं हो गया कि दोबारा कोई अटैक नहीं आ रहा, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान में राज तो यही कर रहा है ना, शहबाज शरीफ का तो कंट्रोल नहीं, असली कंट्रोल तो इसी का है जी। अच्छा, एक वो DGISPR और एक ये हो गए दोनों जिहादी, वो भी जो है अहमद शरीफ चौधरी हैं, वो भी एक आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट के बेटे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये अहमद शरीफ चौधरी है, ये कोर ऑफ इंजीनियर्स से है वहाँ। हाँ जी। और इसने जून 1991 में कमीशन मिला इसे। अभी कोई 5 महीने पहले ये लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुआ, पहले ये मेजर जनरल था जी। ये सच है कि इसका जो फादर था सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, हाँ जी, हाँ जी, वो इनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, और बड़ा वो बहुत ज़्यादा उसके एक्सट्रीम व्यूज़ थे, और वो ये कहा जाता है उसने रिटायरमेंट होने के बाद 1999 में 99 में अपनी रिटायरमेंट के बाद एक ऐसी ही सेमी टेररिस्ट सी ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम रखा उम्मा ताहिरे नौ। वो जो है उम्मा तामीरे नौ,
उम्मा तामीर नौ उसने एक अपनी कहा तो कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो ऐसे ही जो एक्सट्रीम व्यूज वाले कट्टरपंथी हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई। ये भी कहा जाता है कि वो उसने ओसामा बिन लादेन से भी मुलाकात की। तो सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन का फादर है, उसका वालिद है, और वो अब जब घर में जैसा माहौल हो फिर उसका असर तो पड़ता ही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, बशीरुद्दीन के बारे में। जी जी, ये सब जानते हैं परमाणु वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने एक बड़ा आइडिया और दिया और पेपरों में भी पब्लिश हुआ। वो पेपर रिसर्च पब्लिकेशन है इसके, कि जिन से भी आप बिजली बना सकते हैं। देखिए ऐसा है कि ये बातों का कोई वजूद तो नहीं है, पर ये अगर बकायदा ये इन्होंने अपना शोध छपवाया है। जी, अगर इस तरह की बातें उसने की हैं तो उससे हमें पता लग सकता है कि उसके दिमाग की स्थिति किस तरह की होगी। हाँ, कि अगर जिन्नों से वो ये बना रहा है तो अब क्या किया जा सकता है इससे, इसके बारे में तो हम यानी ये पता लगता है ये धर्मांध लोग थे, कट्टर। हाँ, बहुत ज्यादा कट्टर, इसमें तो कुछ शक ही नहीं। तभी तो मैंने बताया कि वो उम्मा तामीर नौ जो इसने बनाई उसमें इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट डाले हुए थे। रिटायरमेंट हुई है 99 में मुशर्रफ के वक्त। अच्छा, आप पाकिस्तान के भीतर क्या चल रहा है वो बखूबी जानते हैं। टीटीपी और बलूचों का जो एक उनके खिलाफ विद्रोह चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, दोनों अलग अलग प्रोविंसेस में काम कर रहे हैं। जैसे पिछली बार जब हमारी डिस्कशन हुई थी मैंने बताया था कि लॉर्ड कर्जन ने पंजाब के 6 जिले जो थे वो काट के एक 1 जुलाई 1901 को एक नया स्टेट बनाई थी जिसका नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और ये कौन से 6 जिले थे? ये थे पेशावर, हजारा, डेरा इस्माइल खां, बन्नू, कोहाट और मर्दान। ये 6 जिले निकाल के इन्होंने एक नया प्रोविंस बनाया जिसे फ्रंटियर कहते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अब्दुल गफ्फार खान थे। अब्दुल गफ्फार खान वहां के बहुत बड़े लीडर थे, खुदाई खिदमतगार उनकी एक पार्टी भी थी। लेकिन गांधी जी के बड़े निकट, गांधी जी के बहुत निकट थे और कांग्रेस के साथ ही रहे वो 1947 तक। बाद में उनको जेल यात्रा बड़ी लंबी करनी पड़ी। 1948 से लेके फिर 1966 तक वो जेल में ही रहे 18 साल। तो ये जो है 1988 में जब उनकी डेथ हुई तो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी गए थे। उस टाइम उनकी जो नमाज जनाजा हुई थी उस टाइम वो वहां पे गए थे। ये जो है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में। हाँ, जून 2011 में इसका नाम फ्रंटियर का खैबर पख्तूनख्वा रख दिया था। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में वहां पे अटैक्स कर रही है पाकिस्तान पे, क्योंकि वो इनके साथ बड़े डिफरेंसेस हैं, बड़ा मनमुटाव है, और वो ये फील करते हैं कि पठानों पे पाकिस्तान की फौज ने बड़ा जुल्म किया। अब भी अगर आप पठान अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखते हैं, वो अलग आइडेंटिटी रखते हैं और वो ये महसूस करते हैं कि उनको पाकिस्तान में वो इंसाफ नहीं मिला जिसके वो तलबगार थे, जिनका वो जितना वो चाहते थे कि उनको इंपॉर्टेंस मिले वो नहीं मिली। उनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई। आज भी अगर आप देखें प्रोफाइल पाकिस्तान में अगर 26 लेफ्टिनेंट जनरल हैं तो उनमें एक ही पठान है, बाकी सारे पंजाबी मुसलमान हैं। तो इसलिए वो जो है पठान वहां पे नाराज हैं। यही बलूचों का है और यही किस्सा बलोचों का है। बलोच जो है वो तो कह रहे हैं कि हम तो बनना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान का हिस्सा, वो शुरू से अलग। हाँ, वो जो है वो हमें जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने साथ जोड़ लिया मार्च 1948 में, और तब से वो वहां पे एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। अब हमें ये भी नोट करना है कि पाकिस्तान का 43% हिस्सा जो है एरिया वाइज वो बलोचिस्तान का है। तो बलोचिस्तान में वो बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। मिनरल्स बड़े हैं वहां पे, मिनरल्स भी हैं और गैस बड़ी निकलती है, ऑयल की बड़ी प्रोडक्शन है, मिनरल्स बहुत हैं, और गोल्ड भी बड़ा, गोल्ड भी वहाँ बहुत निकलता है। आपने जैसे डॉक्टर साहब कहा, तो ये सारी चीजें वहाँ बलोचिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविंस है। लेकिन बलोचों पे जुल्म भी बड़ा हुआ है। आज भी कम से कम आप ये गिन सकते हैं कि 4,500 से 5,000 बलोच ऐसे नौजवान हैं जिनका आता पता ही नहीं है कहाँ गायब हो गए वो। उनके परिवार जो है, अगर कोई ये कहते हैं, जुलूस निकालते हैं कि हमें इनका पता लगे, तो उन पे बड़ा अत्याचार होता है। तो इसलिए बलोच और बलोच लिबरेशन आर्मी और इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये डेफिनेटली ये पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो अब क्या भविष्य में कोई बड़े सैन्य टकराव की आशंका देख रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान तो उग्रवादियों की एक फैक्ट्री है। तो उग्रवादी तो वहाँ जो है पैदा होते ही रहेंगे और ट्रेनिंग होती ही रहेगी,
और ये एक बात और हमें हमें अपने दर्शकों को बतानी चाहिए कि अगर वहाँ 70,000 के करीब गांव हैं तो उनमें कोई 19,000 के करीब मदरसे हैं। और उन 19,000 मदरसों में, मदरसे तो वैसे अच्छी चीज़ है कि इस्लामिक एजुकेशन देते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी एलिमेंट्स ऐसा है काफ़ी मदरसों में जिनको गैर मुस्लिम के खिलाफ या भड़काया जाता है। हाँ, और या भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमला करना चाहिए, उग्रवादी बनाने में उनको बड़ा ट्रेंड किया जाता है। तो इसकी वजह से जो है वहाँ पे काफ़ी उग्रवादी जो हैं वो संगठन वो काम। आपने प्रोपेगेंडा की बात करी, जो पाकिस्तान का आईएसपीआर है वो इस मामले में बड़ा ही जो झूठी खबरों को जो है चलाने में बड़ा तेज है, और वहाँ का जो मीडिया भी है वो इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। इस पर आपका क्या है कहना है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो सारा कुछ आर्मी कंट्रोल करती है, उनके पास फंड्स बहुत ज़्यादा हैं और एक बहुत ज़्यादा झूठ का वहाँ पे चल रहा है। सोशल मीडिया, प्रेस, टीवी, वो सारा वो कंट्रोल करते हैं। जो जर्नलिस्ट, जो डिफेंस मिनिस्टर भी कहता है कि सोशल मीडिया से कंफर्म देखो उसकी बातें सुनो, वो कैसे उठपटांग बातें उसकी हैं और वो किस तरह की बातें वो करता है। और वो नवाज शरीफ का क्लास फेलो है, इसीलिए हर मिनिस्ट्री में वो होता है। सियालकोट से वो एमपी है। ये जैसे पिछली उसमें डिस्कशन में मैंने बताया था कि ये फॉर्म 47 वाले लीडर हैं। जीते तो फॉर्म 45 वाले थे, लेकिन इन्होंने अनाउंस 47 में इनका कर दिया। ये 47 वाले लीडर हैं और ये इस तरह की उल्ट पुल्ट बातें करते रहते हैं। बट वो जहां तक उग्रवादियों का सवाल है, वो तो वहां काफी हैं। और ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा भगवान अपनी कृपा बनाए रखे, लेकिन इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वहां से और सामान यहाँ पे इस तरह का नहीं आएगा। हालांकि उनको बड़ा सख्त भारत सरकार ने मैसेज दिया है, बट उसके बावजूद वो लोग ऐसे हैं कि इसको एंटायरली हम रूल आउट नहीं कर सकते। हमें अपने सुरक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यस, मुस्तैद तो रहना पड़ेगा और सुरक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। अच्छा, बड़ी चीज देखने में आई है, सीज फायर के बाद डीजीएम पाकिस्तान के ओर से ही पहल की गई और उसके बाद भी वो जश्न मना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कि हम जीत गए, हम जीत गए। देखिए, उन लोगों को सच बताते ही नहीं डॉक्टर साहब, वो उन लोगों को सच बता ही नहीं रहे। जब उनको झूठ बार बार बोल के सुनाया जा रहा है और पता नहीं काल्पनिक तौर पे कि भारत के कितने हवाई अड्डे उड़ा दिए, कितना ये कर दिया, कितने जहाज गिरा दिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं और वो लोग सुन सुन के बहुत खुश हो रहे हैं कि भी पता नहीं कितना क्या है। डॉक्टर साहब, एक और बात मैं थोड़ा डाइग्रेस करूंगा। आप वहाँ पे एक चीज जो हम शायद आम हमारे भारतीय नागरिकों को नहीं पता, वहाँ एक पाकिस्तान स्टडीज बुक होती है जो तीसरी चौथी में बच्चे को लगती है और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक चलती है। वो उसमें सिवाय भारत के खिलाफ नफरत के और कुछ नहीं सिखाते। वो एक बुक है। अगर आपने वहां सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देना है, सीएसएस का एग्जाम कहते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम अपना सिविल सर्विसेज कहते हैं, वो सीएसएस कहते हैं। वहां पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए अगर आपने देना है या पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, वो किताब मस्त है। वो किताब तो आपको पेपर आएंगे उसके, और उसमें सिवाय नफरत के, वो अंग्रेजी में अगर मैं कहूं तो कंपेंडियम ऑफ हेट्रेड है। वो नफरत ही नफरत है उसमें। अब आप एक देखो कि इंप्रेशनेबल माइंड जो बच्चे का, एक छोटा बच्चा है 8, 9, 10 साल का, उसे इतना पता नहीं, और उसे एक नफरत पढ़ाई जाए और हर क्लास में, तो उसके माइंड में क्या जाएगा? वो अपने बच्चों को मेरे ख्याल वो ये पढ़ाते हैं। अभी 48 में भी हम जीते, 65 में भी हम जीते, 71 में भी हम जीते और करगिल में भी हम जीते। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आप देखिए कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूं कि 1971 में 16 दिसंबर को जब 4 बजे सरेंडर कर रहे थे ना ढाका में जनरल अरोड़ा के आगे, तो पाकिस्तान का टीवी वैसे ज्यादा तो नहीं पॉपुलर था, नया ही आया था, 64 में आया वहां। तो टीवी और रेडियो कह रहा था कि हमें बहुत विक्ट्रीज मिल रही हैं, और इंटरनेशनल न्यूज चैनल बीबीसी वगैरह दिखा रहे थे कि उनकी आर्मी सरेंडर कर रही है। तो इस तरह का झूठ। और बाद में फिर जब लोगों ने वो देखा, फिर उन्होंने पत्थर मारने शुरू किए और फिर नारे लगाने शुरू किए, फिर उनको सच का पता लगा। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सन 48 में, सन 1965 में इतने गाने, वो नूर जहां जो उनकी सिंगर थी और थी, ऐसे ऐसे गाने बनाए हुए हैं कि बस जैसे पता नहीं कितनी बड़ी जीत हो गई, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं। उसके एवज में छुट्टी भी करते हैं एक दिन। हाँ, वो छुट्टी करते हैं, वो नेशनल डे मनाते हैं इस बात का। तो और 1971 में भी ऐसे ही, कारगिल में भी। ये तो एक झूठा नैरेटिव है, वो तो वो चलाएंगे। कौशिक साहब, एक अंतिम सवाल आज के इस कार्यक्रम में जी, क्या इंडिया अभी सिंधु जल संधि, वीजा और ट्रेड ये अभी स्थगित रखेगा, या
इसके कोई निकट भविष्य में देखें, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, भारत सरकार ने ये बात बड़ी क्लियर कर दी है कि खून और पानी तो इकट्ठा नहीं चल सकता। अगर उन्होंने टेररिस्ट यहाँ भेजने हैं तो फिर सिंधु जल जुल तो वो भूल जाएं। आप भूल जाओ। हाँ, और ये कहना कि जी हम एटॉमिक पावर हैं, वो एटॉमिक वाला भी वो दिखा देख दिया लिया सारा। हाँ, अभी अपनी रेडिएशन ही संभाल लें अगर वो, हाँ जी। वही बहुत बड़ी बात है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल भारत सरकार इंडस वाटर ट्रीटी को भी अबेंस में रखेगी, और ये जो वीज़ा या जिनके ट्रेड रूट का तो सवाल ही नहीं ऐसे हालात में उठता जब इस तरह के रिलेशन हो। तो अभी फिलहाल तो जो सिचुएशन है वो हमें वॉच करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच, कि वो कोई और हरकत तो नहीं करते। पर जैसे मैंने कहा है कि हम दुआ भारतीय नागरिक भगवान से यही करते हैं भी कोई और उग्रवादी ना आए, लेकिन भारत को बड़ी, नागरिकों को भी, सरकार को भी बड़ा चौकन्ना और सुरक्षा रखनी पड़ेगी, ताकि इस तरह का अगर कोई गलत अंसर आता है तो उसका मुकाबला और उसका सफाया किया जा सके। चलो, इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का यहीं पर समापन करना चाहेंगे। कौशिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत शुक्रिया और डॉक्टर साहब, दर्शकों को कई नई जानकारियों से अवगत कराया। थैंक यू। थैंक यू।